Hey, for whoever who's listening, in this video we are going to talk about PM Modi's recent speech. हम एक मिनट के लिए ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो देश है वो एक घर है। अब आप ऐसा सोचिए कि वो एक घर किसी एक बाहर मार्केट प्लेस के बीच में प्लेस्ड है, जहाँ पर ग्रोसरी का मार्केट ले लीजिए, या जैसे आजकल हर घर के आसपास एक आध किराना की दुकानें तो होती ही हैं। अब जब लोग रहेंगे सोसाइटी में या आसपास घरों में, तब डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस की वजह से कह लीजिए, या ईगो क्लैश कह लीजिए, या जो भी बात होगी, अनबन होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अब अगर दो पड़ोसी आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो आप इतना बॉदर नहीं होंगे उससे, आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। अब यही दो दुकान वाले आपस में भिड़ जाएं, उनमें आपस में बहस हो जाए, लड़ाई हो जाए, लाइक सिचुएशंस इतने डायर हो जाएं, इतनी सिवियर हो जाएं कि मारा मारी पे बात आ जाए, और आपको ये लगे कि अब ये कुछ दिन तक दुकान बंद हो जाएगी या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका सोसाइटी पे, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? या तो आप सामान एक्स्ट्रा मंगवा के अपने घर में रख लेंगे ताकि वो स्पेयर में बना रहे, जैसे सिक्योरिटी के लिए आप रख लेते हैं कि हाँ, अगर आगे की ज़रूरत पड़ी तो हम सामान रख लेते हैं। अब मानिए कि उन दो दुकानों के बीच में जो बहस हुई उसमें और दुकान वाले भी इन्वॉल्व हो गए। ये पूरी 4-5 लोगों ने इतनी ज़्यादा सिचुएशन सिवियर बना दी कि मारा मारी पे बात आ गई है कि लोग आना जाना ही कम कर दिया है, कि अब सिचुएशन सड़क पे उतर आई हैं कि सड़क पे मारा मारी हो रही है। तो आप क्या करेंगे? आप आना जाना कम कर देंगे उस सड़क पे से, उस सड़क का यूज़ हो जाएगा कम। आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब डिलीवरी जो हम लेंगे बाहर से, ज़ोमैटो ले लीजिए, ब्लिंकिट, कोई भी ले लीजिए, खाने का या सामान का या किसी भी चीज़ का, वो आने में दिक्कत होगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके घर में रेंटल भी हैं, आपके घर में रेंट्स पे हैं कोई या किराएदार हैं कोई, तो आपको ये भी डर रहेगा कि ऐसा ना हो इस सिचुएशन को देखते हुए घर के किराएदार घर से चले जाएं, जो घर में 2 पैसा आ रहा है वो भी आना बंद हो जाएगा। अब इस सिचुएशन को ऐसे ही समझिए, जो अभी हाल फिलहाल में अरब और ईरान के बीच और यूएस के बीच में जो सिचुएशन है वो ऐसी ही है। इंडिया का कोई लेना देना नहीं है वहाँ से, बट इंडिया का इतना ज़्यादा निर्भरता है उस चीज़ पे। वहाँ से सिर्फ ऑयल नहीं, वहाँ से इतनी सारी चीज़ें आती हैं। ग्लोबल ट्रेड जो होता है दुनिया में, उसका 1/5वां हिस्सा उस एक रास्ते से निर्भर होता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ कहा जाता है, जो कि सीधा ईरान और अरब कंट्रीज़ के बीच में से होकर निकलता है। अब सिचुएशंस ईरान, इज़राइल, अरब कंट्रीज़, यूएस के बीच में जो ख़राब हुई हैं, उस वजह से हमारे पे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? मोदी जी इतना बार बार इस चीज़ पे एम्फसाइज़ या इस चीज़ पे गौर देने को क्यों कह रहे हैं कि आप गोल्ड मत लीजिए, आप पेट्रोल डीजल कम खर्च करिए, आप चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, आप दोबारा हम पैंडेमिक की स्थिति में जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात कर रहे हैं। मोदी जी की स्पीच से ये 5 पॉइंट निकल के आए कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी राइज हो सकती है और वॉर लाइक कंडीशंस हो सकती हैं। इन वॉर लाइक कंडीशंस की वजह से पेट्रोल और गैस की जो ग्लोबल चेन सप्लाई की है वो डिस्टर्ब होगी। फिर इससे होते हुए इंडिया का इम्पोर्ट इम्पैक्ट होगा। फिर हमें ज़रूरत है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचा के चलें, और इन्फ्लेशन होने के चांसेस हैं, और इकोनॉमिकल शॉक वेव्स हो सकती हैं ग्लोबल कन्फ्लिक्ट की वजह से। बहुत लोगों को ये चिंता है कि ये मोदी जी की स्पीच 1991 के फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के दौरान जो स्पीच दी गई थी उससे बहुत मिलती जुलती है। उस टाइम पे भी प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव बराबर ये आश्वासन दे रहे थे कि सिचुएशंस बहुत ख़राब नहीं हैं, बट कंडीशंस ऐसी हैं कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उसको बहुत सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। उस टाइम पे कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इंडिया के पास 1 या 2 हफ्ते तक का देश चलाने के लिए ही फॉरेन रिजर्व्स बचे थे। आखिरकार इंडिया को अपना गोल्ड बेच के बहुत सारे कंट्रीज़ को अपना देश चलाना पड़ा था। बाद में सिचुएशंस बेटर हो गई। और हाँ, ये बात सही है कि 1991 से लेकर आज का इंडिया बहुत बहुत डिफरेंस पे है। इंडिया की बहुत सारी कंडीशंस बेटर हो गई हैं। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे एक घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। उस घर में राशन कैसे आएगा, सब्ज़ी कितनी आएंगी, बिजली, पानी, सब चीज़ें जो फैसिलिटीज़ होती हैं घर की, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे ही कंट्रीज़ को देना पड़ता है। कंट्रीज़ अपने स्टॉक में बहुत सारे करेंसीज़ रखती हैं, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कहते हैं। अब क्योंकि डॉलर एक बहुत ही डोमिनेंट करेंसी है वर्ल्ड की, तो मेनली सारा जो भी एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर्स में हो जाता है। बट फिर भी कंट्रीज़ पाउंड्स, येन, ये सारे मेन करेंसीज़ भी स्टॉक रखते हैं, जिसको इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल किया जाता है या फिर देश के लेन देन में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे ये सारी ऑयल क्राइसिस नहीं आई थी,
तब किसी ने मेंशन नहीं किया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें हम, या पेट्रोल डीजल कम यूज़ करें, कारपूलिंग जैसी बातें कभी नहीं उठी थी तब बात ये हुई थी कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे यूएस हुई, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ हुई, तब उन्होंने सब ने रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे क्योंकि वो सब यूक्रेन के पक्ष में खड़ी थी। तब रशिया का हमारा जो इम्पोर्ट रशिया के साथ तय हुआ डिस्काउंटेड वैल्यू पे, वो रशिया ने पूरे खुशी से स्वागत किया उसका कि हाँ, हम उनसे ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार हैं। सो रशिया वेलकम दैट एक्ट ऑफ इंडिया। अब अरब कंट्रीज़ इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है ऑयल का, इसलिए दे नो दैट दे हैव दैट पावर। और सिर्फ ऑयल ही प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया जितना भी इंपोर्ट ले रहा है इस समय ग्लोबल से, बहुत सारा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे डिपेंड करता है, और सारा प्रॉब्लम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ही है मेनली। एक बार को अगर अरब कंट्रीज़ की युद्ध होता तो इंडिया इतना इम्पैक्ट नहीं होता, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इन्वॉल्व नहीं होता। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज एक छोटा सा रास्ता है जो कि ईरान को अरब कंट्री से सेपरेट करता है, और सिर्फ उस एक छोटे से इलाके ने ही इतना बड़ा तहलका मचा के रखा है कि पूरी दुनिया का ग्लोबल ट्रेड इस समय इम्पैक्ट हो रहा है उससे। अगर हम एक मिनट के लिए यूएस, इज़राइल, अरब कंट्रीज़, ईरान, इन सब का स्टैंड पॉइंट समझने की कोशिश करें, तो प्रॉब्लम ये थी कि इज़राइल और यूएसए बहुत अच्छे एलाइज थे। ईरान भी अमेरिका का बहुत अच्छा एलाई था, अनटिल अनलेस वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ और खुमानी आए एंड पूरी सिचुएशन वहाँ से चेंज हो गई। बट प्रॉब्लम वहाँ से शुरू नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई जब अमेरिका को ये देखने लगा कि ईरान इंडिपेंडेंट हो जाएगा पावर में, ईरान के पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो गई हैं छोटी छोटी कि वो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अमेरिका की, और वो उससे ज़्यादा बड़ा पावर हो जाएगा। दैट्स वेयर दैट कॉम्प्लेक्शन केम फ्रॉम, जहाँ पर उसने अरब कंट्रीज़ का से बात करके उनको ये फील कराया कि ईरान के के पावरफुल होने से उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड अरब कंट्रीज़ ऑलरेडी थोड़ा घबराई हुई थी ईरान के पावर बढ़ने से। दैट्स व्हेन यूएसए एंड अरब कंट्रीज़ गॉट टुगेदर एंड एक्सेप्टेड कि हाँ, सारे गल्फ़ कोस्ट पे वो मानने को तैयार हैं कि यूएस अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। अब ये मिलिट्री बेस जो कि अरब कंट्रीज़ ने एज अ प्रोटेक्टिव मेजर लिया था, ईरान को ये लगा कि ये मेरे को सफोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा पावर मूव है कि अगर मैंने इनके हिसाब से काम नहीं किया तो ये सीधा मेरे पे अटैक कर देगा। एंड दैट्स वेयर दिस थिंग स्टार्टेड बिटवीन देम, जहाँ पर एक फ्रिक्शन आ गया, जहाँ पर बातचीत नहीं हो रही थी, जहाँ पे वो एक दूसरे के सारे एक्शंस को एक दूसरे के अगेंस्ट ही लेते चले गए। अब द प्रॉब्लम विद टुडे इज़, आजकल ग्लोबल ट्रेड इतना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गया है, कंट्रीज़ आपस में ही इतना डिपेंडेंट हो गई हैं सब पे, कि यू कांट जस्ट थिंक कि वर्ल्ड वॉर 3 वैसा ही होगा जैसे वर्ल्ड वॉर 2 और 1 हुआ था, कि कंट्रीज़ आपस में बढ़ जाएंगी और बस सारा युद्ध हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 3 विल बी मच मोर ऑन द साइबर फ्रंट या फिर पॉलिटिकल फ्रंट। इस पूरी सिचुएशन में हम एक चीज़ लेके सोच के चल सकते हैं कि चाइना का एंगल क्या होगा, क्योंकि चाइना बहुत ही ज़्यादा बड़ा टिपिंग पॉइंट हो सकता है इंडिया के लिए। अगर चाइना इन्वॉल्व हुआ इसमें तो इंडिया को जो थोड़ा बेनिफिट होगा, हाँ, कि वहाँ से मार्केट उठ के जा रहा है, वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो फुलफ़िल नहीं हो रही हैं, वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश की थी वो सब वहाँ से हट के चली जाएंगी। पर उसके अलावा इंडिया को जो और बड़ी बड़ी इश्यूज़ होंगी कि 2 फेस पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। एक तरफ से वेस्ट एशिया ऑलरेडी इतने बड़े प्रॉब्लम्स में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, फिर ईस्ट एशिया भी इन्वॉल्व हो जाएगा, तो जो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट इंडिया सर्वाइव कर पा रहा है वो प्रॉपर सफोकेट हो जाएगा दोनों तरफ से। अब चाइना इसमें इन्वॉल्व कैसे हो सकता है? चाइना इसमें इन्वॉल्व ऐसे हो सकता है कि चाइना बहुत ही क्लेवरली ये एनालाइज कर ले कि अगर अमेरिका ईरान में बिज़ी है इस समय, तो दे हैव अ पॉइंट कि वो ताइवान को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, क्योंकि अभी सबका ध्यान ईरान की तरफ है। एट दिस पॉइंट व्हाट विल हैपन इज़ यूएस इतना थिनली स्प्रेड हो जाएगा कि वो इज़राइल का भी पक्ष लेगा, वो अरब कंट्रीज़ को भी बैक कर रहा है, वहाँ पे उसे ताइवान को भी बैक करना पड़ेगा। सो दे विल बी फाइटिंग, द कंट्री यूएसए विल बी फाइटिंग ऑन 2 फ्रंट्स, और वो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है जब भी आप 2 फ्रंट पर लड़ते हो। सो इफ़ दिस हैपन्स, थिंग्स विल गेट वे मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड वे मोर critical than they are right now. So maybe some things are happening behind the curtains which we are not able to know right now. वर्ल्ड के जो अफेयर्स हैं वो इतने ज़्यादा बिहाइंड द कर्टेंस चलते हैं कि सबको पता भी नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। बट लेट्स होप कि चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि हमारे लिए पैंडेमिक जैसी सिचुएशन दोबारा आ जाए। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको आज की सिचुएशन समझने में कुछ कारगर रही होगी। इट वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू रियली enjoyed the video, please do like it, comment and subscribe. See you in the next video.